चलिए आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे कि एम्पलीफायर हमारे कितने तरीके के होते हैं। मैंने बेसिक पिछले क्लास में सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हमने वहाँ पे सिर्फ आपको ये तरीका बताया कि किस तरीके से एम्पलीफिकेशन होता है। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से आप जो है एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया को समझेंगे, ये मैंने आपको वहाँ बताया था। और सिंगल स्टेज में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्किट में केवल एक ही ट्रांजिस्टर एसोसिएटेड होता है। ठीक है ना, ऐसा एम्पलीफायर जिसमें केवल और केवल एक सर्किट एसोसिएटेड हो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, उसको हम लोग सिंगल स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कितने तरीके के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन कई आधार पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज के आधार पे कितने तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन द यूज। ठीक है, सबसे पहले हम एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन देखेंगे किस बेस पर, यूजेज के बेसिस पे। तो यूजेज के बेसिस पे देखेंगे तो कौन कौन सा देखने को मिलेगा आपको। एक मिलेगा आपका यूजेज के बेसिस पे वोल्टेज एम्पलीफायर, और एक मिलेगा आपका क्या, वोल्टेज एम्पलीफायर। और कौन सा मिलेगा, पावर एम्पलीफायर। क्या मिलेगा, पावर एम्पलीफायर। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है, नॉर्मली हम लोग जितने एम्पलीफायर देखते हैं वो वोल्टेज एम्पलीफायर ही आप देखते हैं, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज। पावर एम्पलीफायर जो होता है मल्टी स्टेज का हमेशा लास्ट स्टेज होता है। जब मल्टी स्टेज में हम आएंगे तो लास्ट स्टेज जो लगाया जाता है उसको पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पावर एम्पलीफायर में आपका क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर और सी एम्पलीफायर और ए बी भी बनाया जाता है। ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास, ये सब पावर एम्पलीफायर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से एम्पलीफायर मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको ऑडियो एम्पलीफायर और एक मिलेगा रेडियो एम्पलीफायर। क्या मिलेगा, एक ऑडियो एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। आपने ये सुना होगा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मतलब ये जो एम्पलीफायर होंगे ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करते हैं। मतलब जब आवृत्ति इतनी होगी तो उसके लिए कौन सा मतलब कोई सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है इस रेंज में और उसका एम्पलीफिकेशन आपको करना है, तो कौन सा एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, ऑडियो एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। ठीक है ना, हाँ। और उसके बाद आपका आता है कौन सा, रेडियो एम्पलीफायर। रेडियो एम्पलीफायर में इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। रेडियो जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपका मेगा हर्ट्ज में होता है। ठीक है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है ये आपका, आप कह सकते हैं 300 गीगा हर्ट्ज तक होता है। 300 गीगा हर्ट्ज से ऊपर भी होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका 3 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होगा। कहाँ से, 3 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होगा और आपका कहाँ तक जाएगा, 3 गीगा हर्ट्ज, मतलब 300 गीगा हर्ट्ज से ऊपर जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, अलग अलग वेवलेंथ के लिए, ठीक है ना, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, सुपर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो क्या होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हैं, जब फ्रीक्वेंसी आपका कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जब आपका जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो रेडियो एम्पलीफायर में आपका जनरली जितने भी आप कम्युनिकेशन में एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में जो गीगा हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में एम्पलीफिकेशन होता है वो सब आपके कौन से एम्पलीफायर होते हैं, रेडियो। मतलब आपका ये आपका रेडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर हम लोग सिंपली जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने कभी देखा है कि जब आपका रेड एफएम जब आप सुनते हैं 91.5 पढ़ते हैं तो इसके आगे आप देखिए वहाँ मेगा हर्ट्ज लिखा होता है या तो गीगा हर्ट्ज लिखा होता है। मेगा हर्ट्ज लिखा होता है आवृत्ति। ठीक है,
तो जब भी कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो एम्पलीफायर हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा सब रेडियो एम्पलीफायर की कैटेगरी में आते हैं ज़्यादातर। और ये ऑडियो एम्पलीफायर जो आप माइक टेस्टिंग वाला सुनते हैं, माइक टेस्टिंग वाला जो नेताजी लोग भाषण नहीं देते हैं, हेलो माइक टेस्टिंग, ठीक है, तो वो आपका आता है इस कैटेगरी में। यहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए होता है, हमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है, हमें सिंपली वोल्टेज को एम्पलीफाई करना होता है, लास्ट स्टेज उसका पावर एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफाई करके फाइनली आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो आपके पास हम अगर बात करें बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी तो ये दो तरीके के हो गए। तीसरा कौन सा हो सकता है भाई, बेस्ड ऑन द कपलिंग, क्या, बेस्ड ऑन द कपलिंग। इसका मतलब ये है कि एम्पलीफायर केवल सिंगल एम्पलीफायर आप थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। एक अकेला एम्पलीफायर किसी भी वीक सिग्नल को कितना स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कई स्टेजेस को जोड़ते हैं, मतलब छोटे छोटे हमारे पास अलग अलग सिंगल स्टेज कई एम्पलीफायर होंगे, उन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। जैसे हमने सिंगल स्टेज एक एम्पलीफायर आपको पढ़ाया था, उस तरीके के अगर कई एम्पलीफायर को आप अगर जोड़ते चले जाएँ तो बनेगा क्या, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं कपलिंग, क्या जो बोलते हैं। अब कपलिंग के लिए कौन सी डिवाइस का आप प्रयोग करेंगे, इस आधार पे क्लासिफाइड हो गया बेस्ड ऑन द कपलिंग। मतलब क्या है कि जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज को हम जोड़ेंगे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज से जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों होता है आगे हम लोग सब डिस्कस करेंगे कि कपलिंग के लिए कौन सी कपलिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, जब आपको मल्टी स्टेज में पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा, और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसमें मैं आपको बताऊँगा जनरली किस तरीके से सिग्नल को पहले स्टेज से दूसरे स्टेज को देना है और दोनों के डीसी बाइसिंग को अलग रखना है, इस बिहाफ पे हम लोग कपलिंग डिवाइस का चयन करते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। तो कपलिंग के लिए हम लोग कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं आप जान लो। कैपेसिटर यूज होता है, क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर, और ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली भी जोड़ दिया जाता है सिंपल वायर से भी। तो हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन इसकी करेंगे वो तीन प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा आरसी कपल एम्पलीफायर, आरसी कपल मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर द्वारा जोड़ा जाएगा। रजिस्टर कौन सा, कलेक्टर वाला, कैपेसिटर बीच में लगा दिया जाए तो आरसी कपल्ड। और एक होता है ट्रांसफार्मर कपल्ड, क्या, ये दो एम्पलीफायर हो गया। एक होता है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, क्या होता है, ये आपका कपलिंग के आधार पे तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए, सॉरी तीन प्रकार के क्या हो गए, एम्पलीफायर, ठीक है ना। एक आरसी कपल एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, समझ में आया। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर है, इसको आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं आगे के टॉपिक पे। चलिए अगला टॉपिक हमारा है एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट। किसी भी एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट जो बनता है वो हम लोग देख लें। एक एम्पलीफायर जो आपका होगा, हमने एक इसका जनरल ब्लॉक डायग्राम ये ऐसे बनाया है, ब्लैक बॉक्स टाइप का। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ पे I2 करंट जाएगी, यहाँ पे I1 करंट, यहाँ पे V1 ये इनपुट वोल्टेज, यहाँ आपका V2 लोड के क्रॉस का वोल्टेज। ये एक एम्पलीफायर है, क्या है, ठीक है। अगर इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो विदाउट सोर्स, हमें विदाउट इनपुट सोर्स लगाए, मतलब इनपुट सोर्स कुछ नहीं लगाना है, तो हम अगर इसका इनपुट, अगर हम एक इक्विवेलेंट एम्पलीफायर बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसका जो है आपने कभी एक चीज़ देखी होगी ध्यान से, अगर आपने कभी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है सर्किटरी आपने देखी होगी तो आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स का कन्फ्यूजन होता है अक्सर, तो वो कहीं और से नहीं यहीं से आता है, ठीक है ना। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहीं से आता है। ये हमारा होता है लोड रेजिस्टेंस, ये होता है आउटपुट रेजिस्टेंस, ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है।
और यहाँ पे होता है ए नॉट V1। ए नॉट V1 आपका है, ये आपका जो है गेन है, ये आपका क्या है, गेन है। और यहाँ पे ये आपका दिखा रहा है कि किस तरीके से जो इसका जो आउटपुट होता है एक एम्पलीफायर का, वो किस तरीके से इनपुट पर डिपेंड करता है, ये एक डिपेंडेंट सोर्स को दिखाता है। यहाँ पे आपका V1, यहाँ से करंट है I1, यहाँ करंट I2, ठीक है ना, ये Rn, ठीक। यहाँ पे I1 क्या है, इनपुट करंट, I1 क्या है, इनपुट करंट। V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज, या इसको आप कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज नहीं, इसको हम सप्लाई वोल्टेज नहीं बोलते हैं, ये जो इससे क्रॉस रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है। I2 क्या है, आउटपुट करंट, R आउट क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस, RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसी तरीके से आपसे V1 आपका इनपुट साइड का वोल्टेज हो गया। अगर हम आपसे ए नॉट पूछें तो ए नॉट क्या बताएंगे, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड, मतलब कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, मतलब ए नॉट आपका नो लोड कंडीशन में है। ए नॉट आपका है गेन ऑफ एम्पलीफायर व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड। नो लोड इज कनेक्टेड। बात क्लियर है? कहाँ पे ये V1 होगा, यही तो बात है, यही तो समझना है आपको। V2 यहाँ होगा, ठीक है ना। V2 आपका आउटपुट साइड का वोल्टेज, लोड का वोल्टेज। ये V1 जो है ये एक ऐसा सोर्स है जिसको दिखा रहा है कि ये इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज कहाँ पे, हाँ तो ये V1 इसके क्रॉस का वोल्टेज है, और यहाँ पे जो ये सोर्स है ये V1 पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इस कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ हम इसको V1 ले करके चलेंगे। गेन हमने लिखा, यहाँ V2 लिखा। देखिए गेन होता क्या है, गेन क्या होता है, गेन होता है किसी भी एम्पलीफायर का, जैसे मान लीजिए यहाँ V2 है, यहाँ V1 है, इस पर कोई लोड नहीं लगा है, उस टाइम पे अगर इसका गेन हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, तो हम लिखेंगे V2 अपान V1, क्या लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया गेन विदाउट लोड। तो अगर हम V2 निकालें तो क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ V2 डायरेक्ट ना लिख करके ये लिख दिया है, कोई दिक्कत है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड मतलब यहाँ कोई एक सोर्स कनेक्ट करेंगे, इस जगह पे हम एक सोर्स कनेक्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे सोर्स लगा करके अगर इसे हमें कैलकुलेट करना हो इनपुट करंट तो कैसे निकालेंगे। ये सर्किटरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस वगैरह होता है तो ये इसका काफ़ी यूज़ होता है, बट हमें यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है। आपके लेवल में ये चीज़ बस आपको जानना है कि किस तरीके से ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे होता है, अगर इसमें गेन निकालना हो या करंट निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक। जो इम्पॉर्टेंट होगा कैसे देखिएगा। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, हम इसी सर्किट को बनाते हैं, यहाँ पे आपका एक सोर्स हो जाएगा, ये आपका आर इन है, ये ए नॉट V1 है, यहाँ पे ES मान लीजिए, यहाँ पे करंट आई, ठीक है, यहाँ पे आर आउट मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे सोर्स का अपना एक रेजिस्टेंस भी मान लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। सोर्स का अपना एक रेजिस्टेंस भी मान लीजिए कि सोर्स का अपना यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। अब आपको अगर इनपुट करंट I1, आउटपुट करंट I2, ये सब अगर कैलकुलेट करना है तो क्या सर्किट में इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर I1 I2 हमें कैलकुलेट करना हो तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आप सिंपल सर्किट समझिए, क्या समझिए, सिंपल सर्किट। अगर हमें अब V1 की बात करेंगे तो V1 यहाँ का नहीं होगा, V1 यहाँ वोल्टेज होगा, V2 यहाँ वोल्टेज होगा। तो आप क्या हमें बताएंगे
कि यहाँ पे अगर इस एम्पलीफायर में हमें I1 निकालना हो तो आप कहेंगे सर I1 निकालना तो बहुत आसान है, ES अपान RS प्लस, कोई कन्फ्यूजन है? अगर हमें V1 निकालना हो तो हम लिखेंगे सर I1 Rin, तो हम यहाँ अगर फॉर्मूले में रख दें तो ES Rin अपान Rin प्लस ये I1 हो गया, V1 सॉरी ये V1 हो गया, कोई दिक्कत है? इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पर अगर हमें I2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, अपान प्लस RL। अब अगर हमें क्या निकालना हो, V2 निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, I2 RL, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A नॉट V1 RL अपान I2, यहाँ पे R आउट प्लस RL, ये V2 हो गया। अब अगर हमें वोल्टेज गेन निकालना हो, क्या निकालना हो, वोल्टेज गेन, तो आप देखिए वोल्टेज गेन अगर हमें निकालना हो तो वोल्टेज गेन क्या होता है, V2 अपान आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज, यही वोल्टेज गेन होता है, ठीक है ना, रेशियो। तो अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो आप देखो V1 का रेशियो क्या है, यहाँ V1 है, ठीक है, ES Rin अपान ये आउटपुट है ना, सॉरी आउटपुट पे यहाँ होगा A नॉट V1 RL अपान ES Rin, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा Rin प्लस RS अपान R आउट प्लस, ये हो जाएगा ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, वोल्टेज गेन V2 अपान V1 के टर्म में। अगर हमें करंट गेन ऐसे ही निकालना हो, अगर हमें करंट गेन निकालना हो तो करंट गेन कैसे निकालेंगे भाई, करंट गेन भी सिंपली निकाल सकते हैं, I1 अपन I2 दिख रहा है सीधे, तो उसमें रख के कैलकुलेट कर लीजिए, करंट गेन निकाल लिया, वोल्टेज गेन निकाल लिया। अगर आपको पावर गेन निकालना हो तो आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, तो इसका पावर गेन सिंपल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए पावर गेन अगर कभी भी आपको निकालना हो तो AP इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, ये वोल्टेज गेन था, ये वोल्टेज गेन है। अगर हमें कभी भी हमें पावर गेन अगर हमें इसका निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, AP इज इक्वल टू आप सिंपली उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे I2 का स्क्वायर RL, ये आउटपुट का पावर हो गया, और इनपुट का पावर I1 का स्क्वायर Rin, बस ठीक है ना, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, ये क्या हो गया, पावर गेन। तो इस सर्किट में कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इस सर्किट की हेल्प से आप ये गेन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ये सर्किट आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। यहाँ पे मल्टी स्टेज कहते हैं किसको हैं, जहाँ पर एम्पलीफिकेशन के लिए मोर देन वन ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मतलब आप कह सकते हैं एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट जिसमें एम्पलीफिकेशन के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर सर्किट का प्रयोग किया जा रहा है, उसको हम लोग मल्टी स्टेज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें कई चीज़ें हमें पढ़नी है। पहले हम एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हम आपको एक जो है ब्लॉक डायग्राम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने सिंपल एक सिंगल स्टेज पढ़ाया था आपको, तो हमने सिंगल स्टेज पढ़ाया था तो उसको हमने यहाँ पे इनपुट दिया था, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है एम्पलीफायर का। तो जब हम मल्टी स्टेज, जब हम कपलिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक कपलिंग डिवाइस लगी होगी, क्या लगी होगी, कपलिंग डिवाइस लगेगी। अब कपलिंग डिवाइस क्या होता है ये हम अभी समझेंगे। फिर यहाँ पे होगा सेकेंड स्टेज, क्या होगा, फिर लगेगा क्या, कपलिंग डिवाइस। फिर यहाँ पे आपका थर्ड स्टेज,
अब यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे और भी स्टेज आप लगाएंगे, और लास्ट स्टेज जब भी हम देखते हैं तो पावर एम्पलीफायर लगता है। क्या लगता है? पावर एम्पलीफायर लगता है। अब यहाँ पे ये मल्टी स्टेज का क्या है, ब्लॉक डायग्राम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। फर्स्ट स्टेज मतलब जैसे हमने आपको एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ाया था, आपकी जानकारी के लिए मैं जल्दी से उसको बना देता हूँ। हमने आपको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इस तरीके से पढ़ा रखा था। ये सर्किट अब आपके दिलो दिमाग पे होना चाहिए। ये इस तरीके से हमने कुछ पढ़ाया था। यहाँ पे आपका आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ था, यहाँ पे आपका इनपुट कैपेसिटर लगा हुआ था, यहाँ हम इनपुट सिग्नल दे रहे थे जिसका एम्पलीफिकेशन हो रहा था, और यहाँ हमें आउटपुट, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें आउटपुट मिल रहा था। ये सिंगल स्टेज है। अब इसी तरीके से और सारी स्टेजेस होंगे, एक यहाँ एक और, इनके बीच में जोड़ने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करेंगे उसको हम लोग कपलिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, एक सिंगल स्टेज ऐसा ही है, यहाँ आपका VCC होता है, ये आपका ग्राउंड होता है, ये आपका बाईपास कैपेसिटर होता है, ये R1 R2, ये आपका इनपुट कैपेसिटर होता है, ये आपका कपलिंग कैपेसिटर होता है, यहाँ आपका लोड रेजिस्टेंस। अब ये जो लोड है ये हम लोग लास्ट में लगाएंगे। भाई इसकी नीड क्यों पड़ी? नीड ऑफ मल्टी स्टेज कोई बताएगा? नीड ऑफ मल्टी स्टेज, सबसे पहले हम लोग ये जान लिए कि मल्टी स्टेज क्या होता है, जहाँ पे इस तरीके के कई सारे स्टेजेस कपलिंग डिवाइस की सहायता से सीरीज में जोड़े जाते हैं, या कैस्केड कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन या कैस्केड कनेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्केड कनेक्शन? जब भी किसी एक एम्पलीफायर का आउटपुट अगले एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करे तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है कैस्केड संयोजन। इसको हम क्या बोलते हैं? कैस्केड कनेक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका जो आउटपुट होगा ये कपलिंग डिवाइस के माध्यम से दूसरे के क्या मिलेगा? इनपुट को मिलेगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा कपलिंग डिवाइस के माध्यम से इसको मिलेगा। तो कैस्केड कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन, मतलब कैस्केड या सीरीज कनेक्शन ऑफ मोर देन वन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज नोन एज अ मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मतलब जिसमें कपलिंग डिवाइस की सहायता से एक से ज़्यादा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को आप कनेक्ट करके कैस्केड रूप में, कैस्केड का मतलब समझ गए ना, कैस्केड फॉर्म में कनेक्ट करके एम्पलीफिकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये आपका सिंगल स्टेज दिख रहा है। अब स्टेज क्या है? पहला स्टेज एम्पलीफायर ही है, दूसरा स्टेज भी ऐसा ही एम्पलीफायर होगा, थर्ड स्टेज भी ऐसा होगा। मल्टी स्टेज का लास्ट स्टेज हम लोग प्रयास करते हैं क्या लगाएं? पावर एम्पलीफायर। तो सबसे बेसिक चीज़ हम यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट के बारे में इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि स्टेज क्या है। अगर कोई भी पूछे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये सब क्या है, तो चूँकि हमारा पहले यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा उसको हम फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं, यहाँ जो यूज़ किया जाएगा उसको सेकेंड स्टेज बोल रहे हैं, जबकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो होगा यही एम्पलीफायर जो हमने यहाँ बनाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कपलिंग की ज़रूरत क्या होती है। पहले हम ये जान लें नीड ऑफ मल्टी स्टेज क्या होता है। भाई हमें मल्टी स्टेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब भी सिंगल स्टेज की हम बात करते हैं और सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर किसी भी वीक सिग्नल को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहा है कि वो किसी लोड को ड्राइव कर सके, तो प्रॉपर ड्राइव करने के लिए, किसी भी लोड को चलाने के लिए, उतना पावर लाने के लिए, उतना वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टी स्टेज यूज़ करते हैं। तो पहला यहाँ पे रीज़न क्या हो गया कि एक सिंगल स्टेज, ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इतना पावर एम्पलीफाई कर दे या इतना वोल्टेज एम्पलीफाई करके दे दे कि वो लोड को ड्राइव कर सके। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सेफली किसी भी लोड को ड्राइव करने के लिए जो हम लोग, मतलब सेफली किसी भी लोड को ड्राइव करने के लिए हम लोग मल्टी स्टेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी वीक सिग्नल को मच ग्रेटर देन एम्पलीफिकेशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग मल्टी स्टेज प्रयोग करते हैं। तो ये नीड हो गया। अब हम बात करेंगे कपलिंग क्या होती है। कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ना। किस प्रकार से? सीरीज या कैस्केड कनेक्शन, सीरीज और कैस्केड फॉर्म में। इसका कैस्केड का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट ऑफ, इसका मतलब होता है आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज वर्क एज ए इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, जो भी होगा। ठीक है ना, मतलब जहाँ पे पहले स्टेज का आउटपुट जो होगा वो अगले स्टेज के लिए क्या, कैसा काम करेगा? इनपुट का काम करेगा। तो उसको हम बोलते हैं इस प्रकार के संयोजन को कैस्केड। अब कपलिंग डिवाइस की बात करें तो कौन कौन सी कपलिंग डिवाइस यूज़ करते हैं और क्यों ऐसा करते हैं? कपलिंग डिवाइस
आज सिर्फ हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन सी कपलिंग डिवाइसें होती हैं। अगली क्लास में हम लोग आरसी कपल कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको बताया है शुरू में भी, और अगली क्लास में हम आरसी कपल्ड वगैरह कंप्लीट कराएंगे। तो आपको हम कपलिंग डिवाइस की बात बता दें तो कपलिंग डिवाइस के रूप में यहाँ 2 डिवाइस ज़्यादा यूज़ होता है। एक हम लोग यूज़ करते हैं क्या, कैपेसिटर, दूसरा भाई कपलिंग की ज़रूरत क्या होती है, पहली बात तो ये जान लें, फिर हम इन्हीं दोनों का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने देख लिया नीड ऑफ कपलिंग, हम देखते हैं नीड ऑफ कपलिंग, कपलिंग की आवश्यकता क्या होती है। तो सबसे पहली बात कि ये क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है फर्स्ट स्टेज एंड नेक्स्ट स्टेज, प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन फर्स्ट एंड नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या होता है, दूसरी चीज़ it provide the output of first stage to the input of next stage। मतलब ये क्या करता है, पहले स्टेज के आउटपुट को प्रोवाइड करता है किसको, नेक्स्ट स्टेज के इनपुट को, ठीक है, इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। और क्या होता है, इट पास द एसी सप्लाई एंड ब्लॉक डीसी। इसकी क्या ज़रूरत होती है भाई, ऐसा क्यों होता है। आप देखो हर एक स्टेज को, ट्रांजिस्टर स्टेज को उनकी बायसिंग सर्किट होगी अपनी, उनको बायस वोल्टेज दिया गया होगा। तो जब भी हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज को हम जोड़ते हैं तो यहाँ इनपुट पे हम कोई सिग्नल देंगे ना एम्पलीफिकेशन के लिए, एसी सिग्नल, तो हमें आउटपुट पे यही चाहिए, हमें आउटपुट पे एसी ही चाहिए। लेकिन अगर कभी भी हम यहाँ पे कपलिंग के लिए कोई ऐसी डिवाइस यूज़ कर देंगे जो डीसी को भी मिक्स कर देगा, तो इसकी बायसिंग डीसी वोल्टेज और इसकी बायसिंग डीसी वोल्टेज दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा, और जब मिक्स होगा तो इससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस पैदा होगा। तो हम यहाँ कपलिंग डिवाइस के रूप में ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं जो सिर्फ एसी को पास करे, जो एम्पलीफाई होना है सिर्फ उसको पास करे, और डीसी को क्या करे, ब्लॉक कर दे। तो सिर्फ एसी को ये पास कर देता है एम्पलीफिकेशन के लिए, और डीसी को, इसका डीसी इसके पास, उसका डीसी उसके पास। अब किस तरीके से, ये देखिए जब हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर की बात अगर हम लोग करें तो आपको पता है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है XC = 1/2π, और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो XC क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। XC जब आपका इनफाइनाइट हुआ तो इनफाइनाइट एम्पिडेंस होने के कारण क्या होता है, ये डीसी को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक द डीसी सप्लाई, मतलब ये केवल एसी को जाने देता है। ये कैपेसिटर की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, ट्रांसफार्मर की, तो कितने ऐसे महानुभाव हैं जो जानते हैं ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है ना। हाँ, तो ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, मतलब ये एसी पे काम करता है, एसी को पास करेगा, डीसी पे काम करता ही नहीं है, मतलब डीसी को ब्लॉक करेगा, मतलब डीसी को आगे जाने ही नहीं देगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को, बात समझ में आ गई। तो कपलिंग की नीड क्या होती है, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन इसमें। तो आपको बेसिक आइडिया इसका लग गया होगा कि कपलिंग के लिए हम लोग क्यों कपलिंग डिवाइस के रूप में कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर ही यूज़ कर रहे हैं। और डायरेक्ट कपलिंग की जब हम बात करेंगे तो डायरेक्ट कपलिंग में हम लोग जब डायरेक्ट कपलिंग करते हैं तो उसको हम डीसी एम्पलीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि उससे फिर हम एसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, तब उससे हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, ऑलमोस्टली आप उसको डीसी कह सकते हैं। तो यहाँ से कपलिंग के आधार पे 3 तरीके का एम्पलीफायर पैदा हुआ, आपको दिख रहा है कौन सा, एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, एक ट्रांसफार्मर, और एक डीसी या डायरेक्ट, क्या, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, और डीसी आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है मल्टी स्टेज का पूरा एक बेसिक सा आपका आइडिया रहा है। अभी इसके बारे में हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
और कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। गेन, गेन आपका क्या होता है? गेन किसी भी एम्पलीफायर का गेन जो होता है ये रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो ऑफ आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अपॉन, ठीक है, रेशियो ऑफ द आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड इनपुट, इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इसीलिए हम लोग इसको जो है फिलहाल देखिए, गेन आपका करंट गेन होता है, ए आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? आउटपुट करंट मतलब अपान इनपुट। वोल्टेज गेन होता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है ए वी, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज। आपका पावर गेन होता है ए पी, पावर गेन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वी इंटू ए आई, या लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपान। ध्यान दीजिएगा ये आपका सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बट इसको हम लोग यहाँ पे बेल या डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें? बेल या डेसिबल में हम लोग मेजर करते हैं। तो उसके बारे में हम डेसिबल में क्यों मेजर करते हैं हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो हम जब इस तरीके से मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो उसका गेन कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद हम इसका क्या पढ़ेंगे? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिर्फ आप पॉइंट समझ लीजिए ये है क्या, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका कुछ और नहीं होता है, वोल्टेज गेन, और यहाँ वोल्टेज गेन होगा ए वी, और आपका फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व होता है। क्या होता है? वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व होता है। ये अलग अलग स्टेज, अलग अलग कपलिंग वाले एम्पलीफायर के लिए अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो बस आप इतना जानिए कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच का एक कर्व होता है जो ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पर कितना फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मतलब जो हमें एम्पलीफायर को इनपुट देंगे वो एसी होगा, तो वो किस फ्रीक्वेंसी का दिया जा रहा है और उस पर उसका गेन कैसे घट बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये रिस्पॉन्स बताता है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आप ध्यान दीजिएगा, बैंडविड्थ आपका जो होता है, बैंडविड्थ आपका, इसके बाद का पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बैंडविड्थ आपका, तीसरा पॉइंट है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो आपका होता है इसको हम कहते हैं, ये रेशियो, ये आपका डिफरेंस होता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हैं वह फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ पर गेन जो एम्पलीफायर का होता है वो मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाए या 1/√2 टाइम्स हो जाए। कितना? 1/√2 टाइम्स हो जाए या 70.7% हो जाए। क्या? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज इक्वल टू F2 माइनस F1, या पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे। जो आपका पावर, जो आपका डिफिनीशन का एक दूसरा पॉइंट होता है वो ये होता है कि बैंडविड्थ वह फ्रीक्वेंसी रेंज है जहाँ पर गेन ऑफ एम्पलीफायर जो होता है वो मैक्सिमम गेन का 70.7% प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है? बैंडविड्थ आपका अच्छा होना चाहिए, जितना बढ़िया एम्पलीफायर होगा उसका बैंडविड्थ उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो आपका गेन हो गया, बैंडविड्थ हो गया, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, ये आपके इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह भी इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे हम लोग जब एम्पलीफायर पढ़ेंगे, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर आपका जो है फिलहाल ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, तो उन सब के लिए ये सारे पॉइंट, गेन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे और बैंडविड्थ देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर से हम लोग शुरू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो गेन होता है वो डेसिबल में क्यों लिया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डेसिबल में निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे। जानने के लिए आप यहाँ जान लो कि मल्टी स्टेज में मान लीजिए इसका गेन G1 है, इसका गेन G2 है, इसका गेन G3 है, तो जब इस तरीके से मल्टी स्टेज में ये कपल्ड होते हैं तो टोटल गेन जो आता है इन सब का मल्टीपल आता है। क्या आता है? ये कैसे निकालते हैं ये आगे हम आपको बताएंगे। मतलब इसका मान लीजिए G1 गेन है, इसका G2 है, इसका G3 है, तो इनको कैस्केड में जोड़ोगे तो इस ऑल ओवर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो G = G1, G2, G3 इनका मल्टीपल होगा। बात समझ रहे हैं ना?
तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल चर्चा करेंगे अलग अलग एम्पलीफायर के लिए। कल जब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर शुरू करेंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता देंगे कि कैसे गेन को हम डेसिबल और बेल में लेते हैं, कब डेसिबल में होगा, कब बेल में होगा, कब उसको हम लोग जो है फिलहाल कैसे किस में कन्वर्ट करेंगे और क्या उसका फॉर्मूला आता है। का न्यूमेरिकल भी देख लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इस पर तो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक।